कक्षा 11वीं कॉमर्स के बच्चे, क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अकाउंट्स में एक्चुअल में होता क्या है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको कई वीडियो सेंड किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो शब्दों का मतलब बताता हूँ, ठीक है। और वो दो हमारे कॉमर्स के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। कई बच्चे वो शब्द जिंदगी भर, लाइफ टाइम जब तक कॉमर्स करोगे, जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, जब तक आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे, तब तक सुनेंगे और उनका यूज करेंगे। वो दो वर्ड है डेबिट और क्रेडिट। कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है? देखिए, डेबिट क्रेडिट एक हवा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अब आप बोलेंगे सर इसी क्या बात कर रहे हो, रियल में इसका कोई मीनिंग नहीं है। और देखे जाए तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल कई अर्थों में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे पुराने जमाने, आप लोग तो शायद अभी के बच्चे हो, शायद आप लोगों ने पुराने जमाने के रिकॉर्ड नहीं देखे होंगे, कुछ पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि एक मुनीम जी रहते हैं। मुनीम जी देखा है ना आप लोगों ने, ये बड़ी सी लंबी सी एक खाता बही बुक लेकर, जिस पे लाल कलर का रंग वाली एक कवर पेज पे चढ़ा रहता है, ऐसी एक खाता बही लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। और वो लोगों को कर्जा देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं। उस जमाने में क्या होता था कि अगर किसी से पैसा आया तो उसको वो जोड़ देते थे, प्लस कर देते थे, ठीक है। और उन्होंने किसी को पैसा दिया तो उसको वो माइनस कर देते थे। डेबिट क्रेडिट भी वही है, प्लस और माइनस। यानी आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, बस। इसका और कोई रूल नहीं है। अलग अलग अर्थों में अलग अलग मीनिंग इसके आते हैं। डेबिट मीन्स नाम पक्ष, और क्रेडिट मीन्स जमा, ठीक है। जितना पैसा आपके पास आया आप उसको प्लस करेंगे, जितना गया उसको माइनस करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट भी एक प्रकार का प्लस और माइनस ही, ये एक प्रकार का प्लस और माइनस ही, ओके। अब देखिए, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग एकदम से बता पाना पॉसिबल नहीं है। डेबिट क्रेडिट अलग अलग जगह अलग अलग इफेक्ट बताता है, हर जगह उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। आप डेबिट क्रेडिट का इतना सा मीनिंग समझ ले, प्लस और माइनस। जैसे मैथ्स में होता है ना प्लस और माइनस, जैसे अकाउंट में होता है डेबिट और क्रेडिट। बस इतना ही आपके लिए फिलहाल समझना है, बाकी की बात बाद में करेंगे। डेबिट क्रेडिट के मीनिंग आपको आगे समझते चलेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। शॉर्टकट में इसे DR और CR से शो करते हैं। DR मीन्स डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है, और CR मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड। क्या होता है, व्यापार जगत में, बिजनेस में हर चीज का एक खाता बनता है, हर चीज का एक स्पेशल अकाउंट होता है। ये देखिए एक खाता है, जैसे मान लीजिए राम का खाता है, राम का अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसका जो ये वाला साइड है, बायां पक्ष, राइट हैंडेड साइड, ये डेबिट कहलाता है। और जो दायां पक्ष है, सॉरी लेफ्ट हैंडेड साइड, जो दायां पक्ष है राइट हैंडेड साइड, ये क्रेडिट कहलाता है। ये डेबिट है बायां पक्ष लेफ्ट हैंडेड साइड, और ये क्रेडिट है दायां पक्ष राइट हैंडेड साइड। इधर के साइड को डेबिट बोलते हैं, इधर के साइड को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट का मतलब मैं आपको समझा, उसके पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि वास्तव में अकाउंटेंसी में होता क्या है। जैसे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो आप लोग 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि अभी आप 10th पास आउट होके आ रहे हो। आप लोगों ने 6 सब्जेक्ट अपनी क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। डेली आपके 6 पीरियड लगते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपने सारे 6 सब्जेक्ट की कॉपियां अलग अलग बनाई थी, ठीक है। नॉर्मली कुछ बच्चे, सारे बच्चे ये काम नहीं करते, कुछ बच्चे क्या करते, एक रफ कॉपी अपने पास रखते हैं। जो समझदार बच्चे होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। एक रफ कॉपी बना लेते हैं
और सारे 6 सब्जेक्ट के नोट्स जो टीचर ने पढ़ाया, लिखाया, समझाया उस रफ कॉपी में लिखते हैं और बाद में घर जाकर उस रफ कॉपी में लिखे हुए सारे 6 सब्जेक्ट के नोट्स अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग 6 कॉपियों में उतारते हैं, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, और जमा के लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि सिस्टमेटिक तरीके से सारी कॉपीज में एंट्री करें, लिखें। वैसे ये मैंने वो छोटे लेवल की बात बताई, कई बच्चे ये नहीं करते, कई बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं, बस सही तरीका यही होता है। ठीक है, इससे अच्छा काम भी हो जाता है, साफ सुथरा काम होता है और सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी मेंटेन होती है। सही तरीका तो यही है। अब बच्चे ये तरीका यूज करते कि नहीं करते, लेकिन व्यापार जगत में ये तरीका यूज होता है। ठीक है, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में जो भी काम करता है, माल खरीदना, माल बेचना, उधार खरीदना, उधार बेचना, पैसे देना, पैसे लेना, संपत्ति असेट्स खरीदना, बेचना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट लेना, किसी को ब्याज देना, किसी से ब्याज लेना, सुबह से शाम तक एक व्यापारी के, बिजनेसमैन, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे व्यवहार होते हैं। ठीक है, और वो उनको अलग अलग अकाउंट में लिख नहीं पाता। लिख नहीं पाता मतलब तुरंत कैसे लिखेगा भैया? तुरंत थोड़ी लिखेगा। तो वो एक रफ रजिस्टर, एक रफ कॉपी, जिसको आप रजिस्टर बोलोगे, बनाता है। वो रफ रजिस्टर में वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे बिजनेस स्टार्ट करने से बोलो, चाहे खरीदने का बोलो, चाहे बेचने का बोलो, चाहे नकद बोलो, चाहे उधार बोलो, तो सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन वो एक रफ रजिस्टर में तारीख के हिसाब से लिखता है। वो रफ रजिस्टर कहलाता है जनरल, जिसे पंजी प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, मैं समझा देता हूं। उस सारे व्यवहारों को, सारे ट्रांजैक्शन को एक रफ रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे जनरल एंट्रीज, पंजी प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, किसी से भी संबंधित हो, नगद हो, उधार हो, लेना हो, देना हो, खरीदना हो, बेचना हो, फायदा हो, नुकसान, सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक रफ रजिस्टर में वो लिख देता है। ठीक है, ये जनरल एंट्री है। और बाद में वो किसी और के माध्यम से या खुद जब उसे टाइम मिलता है, फ्री समय में, दुकान बंद होने के बाद या खाली समय में बैठकर उस रफ रजिस्टर से, ठीक है, उस रफ रजिस्टर से सारी चीजें फेयर रजिस्टर में नोट करता है। तो फेयर रजिस्टर कहलाता है खाता बही लेजर। मैं लिख देता हूं, इसको एल से शो करेंगे और इसको जे से। ठीक है, मतलब क्या है? सपोज मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। सुबह मैंने 8 बजे दुकान खोली और रात में 8 बजे बंद करी, तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे दुकान के अंदर 10 या 12 बार माल खरीदा गया, 20-25 बार बेचा गया। मेरे 15 से 20 ग्राहक हैं, उनके अकाउंट मैंने बना के रखे हुए, लेकिन उन सबकी एंट्री एक रफ रजिस्टर में करी। और बाद में जब मैं फ्री हुआ तो सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन के अलग अलग खाते बनाए, अलग अलग अकाउंट बनाए, वो कहलाता है खाता, वो कहलाता है अकाउंट, जिसे लेजर कहते हैं। और रफ रजिस्टर में की गई एंट्री जनरल एंट्रीज कहलाती है। ये मैंने शॉर्टकट में समझाया है, अभी मैं आपको शॉर्टकट में ही समझा रहा हूं। बाद में जब चैप्टर स्टार्ट, ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, दोनों चैप्टर अलग अलग है। ये चैप्टर के बाद ही आप ये चैप्टर कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मेलिटी के हिसाब से समझा रहा हूं कि भैया जो बच्चा ये वाला चैप्टर नहीं कर पाएगा वो ये चैप्टर नहीं कर पाएगा। मेरे बोलने का एक ही उद्देश्य, एक ही एम है कि आपको जनरल एंट्री आना बहुत ही जरूरी है। ये चैप्टर अकाउंटेंसी का सबसे मेन और सबसे खास चैप्टर है। ये चैप्टर जिसे नहीं आएगा वो ये चैप्टर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 सब्जेक्ट की, 6 सब्जेक्ट की कॉपियां बनाई है और वो घर है और स्कूल में आप रफ रजिस्टर लेकर गए हो और आपने रफ रजिस्टर में कुछ नोट ही नहीं किया, तो घर जाके आप फेयर कॉपी में क्या नोट करोगे? बस वही मैं समझाने जा रहा हूं। ये जो जनरल है
पंजी प्रविष्टि ये आपका रफ रजिस्टर रहेगा, मतलब आप एक व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, यही सोचकर आप कॉमर्स पढ़ोगे। मैं तो बच्चों को एक ही बात समझाता हूँ भैया, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन या अकाउंटेंसी की पढ़ाई वही बच्चा कर सकता है जो अपने आप को व्यापारी मानकर, बिजनेसमैन मानकर अकाउंटेंसी करे, तो ही वो सक्सेस होता है। यानी आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, और आपके अकाउंट, आपके बिजनेस में जो भी व्यवहार, जो भी ट्रांजैक्शन रोज होंगे, डेली होंगे, हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद उसको आप एक रफ रजिस्टर में नोट करोगे। वो रफ रजिस्टर कहलाएगा जनरल एंट्रीज, पंजी प्रविष्टियां। और बाद में उनको अलग अलग खातों में, अलग अलग अकाउंट्स में शो करेंगे, सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे, वो कहलाता है खाता बही यानी लेजर। ठीक है ना। तो ये खातों के दो हिस्से होते हैं, दो प्रभाव, दो पार्ट होते हैं। ये जो बाया पक्ष है, लेफ्ट हैंडेड साइड, ठीक है, ये कहलाता है डेबिट, और जो दाया पक्ष है, राइट हैंडेड साइड, ये कहलाता है क्रेडिट। ओके। अब आप बोलेंगे सर डेबिट क्रेडिट क्या है? मैंने आपको अभी बताया, डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। जैसे पैसा आ रहा है तो आने वाले पैसे को आप डेबिट करोगे, और जा रहा है जाने वाले पैसे को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। किसी व्यक्ति को आपने कुछ दिया तो वो डेबिट होगा, और किसी व्यक्ति से आपने कुछ लिया तो वो क्रेडिट होगा। आपके पास कोई चीज आ रही है, कोई संपत्ति आ रही है, कोई प्रॉपर्टी आ रही है, तो आप उसे डेबिट करोगे, और आपके पास से कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति जा रही तो आप उसे क्रेडिट करोगे। आपका नुकसान हुआ तो आप उसे डेबिट करोगे, आपका फायदा हुआ तो आप उसे क्रेडिट करोगे। डेबिट और क्रेडिट का कोई एक अर्थ, एक मीनिंग नहीं होता। अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट के बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है। आप इसको सामान्य दृष्टि से नॉर्मली प्लस और माइनस की तरह समझे कि ये प्लस और माइनस ही। डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है। इसे शॉर्टकट में डीआर और सीआर कहते हैं। डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड और सीआर मींस क्रेडिट रिकॉर्ड। हिंदी में नाम पक्ष और जमा पक्ष होता है। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, आप जब अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिकल का मतलब होता है क्वेश्चंस जो अपने हाथों से कॉपी में करने पड़ते हैं, जिनके आंसर निकालने पड़ते हैं। और थ्योरी का मतलब होता है, अब यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दो शब्दों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रैक्टिकल मींस हमारे हाथों से किए गए क्वेश्चन जिसके आंसर हमें निकालने पड़ते हैं, और थ्योरी मींस ऐसी चीजें जिसे हम पढ़कर समझे और याद करें। यहाँ प्रैक्टिकल मींस किए गए क्वेश्चन है, और थ्योरी मींस पढ़कर याद किए गए क्वेश्चन से। अकाउंट ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके, इसका ध्यान रखें। अब मैं आपको इन दोनों के मतलब बताता हूं। ठीक है। जनरल एंट्रीज मैंने अभी बताया आपको, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कई प्रकार की क्रियाएं करता है, कई प्रकार की एक्टिविटी करता है। बिजनेस शुरू करने से लेकर खरीदना, माल बेचना, वापस करना, वापस आना, किसी को पैसे देना, किसी से पैसे लेना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट लेना, फायदा होना, नुकसान होना, प्रॉपर्टी, संपत्तियां, असेट्स खरीदना, बेचना, कई प्रकार की चीजें उसे करनी पड़ती है। वो इन सबको टाइम ना होने की वजह से, टाइम बचाने के लिए एक रफ रजिस्टर में लिख के रखता है, और वो रफ रजिस्टर कहलाता है जनरल एंट्रीज। ठीक है। यानी व्यापार जगत में, बिजनेस में रोजाना होने वाले सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर लाइन से सिस्टमेटिक तारीख डाल के लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं जनरल एंट्रीज। उसमें एक फॉर्मेट होता है, डेट, या सबकी डेट आती है, तारीख, पर्टिकुलर, यहाँ विवरण आता है। विवरण मींस क्या हुआ, कैसे हुआ। ये एलएफ है, एलएफ मतलब लेजर वैल्यू, जिसे आप कहते हैं खाता पृष्ठ। अब इसका मीनिंग बताता हूं मैं क्या होता है। तो यार एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट। ठीक है। जो खाता पृष्ठ होता है, इसका मतलब यह है कि जिस चीज की यहाँ प्रविष्टि की गई, प्रविष्टि यानी एंट्री, ठीक है, जैसे राम से संबंधित कोई जानकारी यहाँ लिखी गई तो उसका खाता पृष्ठ लिख दिया 7 नंबर पे, 7वें नंबर पर। मतलब जो दूसरी किताब है उस व्यापारी की, वो खाता बही है। ठीक है। तो खाता बही में राम का खाता 7 नंबर पेज पर मिलेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है। ये जनरल एंट्रीज है। ठीक है। यहाँ राम नाम के व्यक्ति से संबंधित अगर कोई व्यवहार लिखा गया है तो यहाँ एलएफ में, खाता पृष्ठ में 7 नंबर डला है। मतलब उस व्यापारी की जो खाता बही है, लेजर,
जिसमें अलग अलग लोगों के अकाउंट खुले हैं, उसमें 7वें नंबर पर राम का अकाउंट मिलेगा और जैसे ही दूसरा रजिस्टर खोला जाएगा 7 नंबर पेज निकालोगे तो राम का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। और यहां भी एक कॉलम होता है JF, जनरल वैल्यू। इसमें मान लो 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ राम के खाते में जो प्रविष्टि की गई है, जो एंट्री की गई है, वो जनरल में कौन से पेज पे मिलेगी? 6ठे नंबर पे मिलेगी। मतलब इसमें खाता बही का लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है LS, लेजर वैल्यू खाता प्रश्न, और इसमें जनरल का पेज नंबर लिखाता है JF, जनरल वैल्यू। मतलब रफ रजिस्टर में खाता नंबर लिखा रहता है और खाता नंबर में रफ रजिस्टर का पेज नंबर लिखा जाता है। ये आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा मैं पॉइंट समझा रहा हूं, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये LF और ये JF क्या है। LF मींस लेजर वैल्यू, खाता बही का नंबर, यानी जिसकी प्रविष्टि आपने कहा की है उसका खाता बही में लेजर वाली बुक में कौन से नंबर पे मिलेगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ राम से संबंधित कोई एंट्री की है तो राम का खाता मेरे पास खुला होगा, तो वो खाता बही में लेजर में किस पेज नंबर पे उसका खाता मिलेगा वो यहाँ लिख दिया जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। 7वां नंबर पेज निकालोगे राम का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है। अभी इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको इसके रूल समझा देता हूँ, आगे हम बढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके। यहाँ मैं आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पहला चैप्टर आपका जनरल एंट्रीज है, वो आएगा तब आप दूसरा चैप्टर कर सकते हो। तो जब पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं हुआ है, तब आपको जनरल एंट्री कैसी की जाती है मैं अच्छे से लाइन से सिस्टमेटिक तरीके से सिखाऊंगा, इसका ध्यान रखना। और जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तब भी मैं आपको उसके रूल समझाऊंगा। ये सिर्फ सामान्य सा परिचय में आपको दे रहा हूँ, नॉर्मल इंफॉर्मेशन में आपको दे रहा हूँ। ओके। अब बात अकाउंट की हो रही है, डेबिट क्रेडिट की हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि डेबिट क्रेडिट का हर जगह अलग अलग मीनिंग है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 प्रकार के खाते होते हैं। नेचुरली 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वस्तुगत खाता, संपत्ति खाता, रियल अकाउंट। और तीसरा होता है आय व्यय खाता, नाममात्र खाता, जिसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। दोनों मीडियम वाले, इसे आसानी से समझ सकते हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वस्तुगत खाता, संपत्ति खाता, जिसे कहते हैं रियल अकाउंट, और आय व्यय खाता, जिसे नाममात्र खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ओके। अब मैं आपको तीनों खातों का, तीनों अकाउंट्स का डिटेल देता हूं और रूल समझाता हूं कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग कहां-कहां होता है। देखिए, जो आपका पहला खाता है पर्सनल अकाउंट, ये व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। इसमें व्यक्तियों से संबंधित खाते खोले जाते हैं, जिनका संबंध, जिनका रिलेशन एक व्यक्ति विशेष से हो, एक पर्सनल या पर्सन से हो, व्यक्ति से हो। राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकता है, दिलीप भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, सरोजनी भी हो सकती है, सुहानी भी हो सकती है, राजेश्वरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष से संबंधित खाता, एक पर्सन से रिलेटेड अकाउंट कहलाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। यानी इसमें सारे व्यक्तियों के खाते आते हैं, सारे पर्सन्स के अकाउंट आते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। इतना ही नहीं, यह संस्था के खाते भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल, नेपा क्लब, नेपा हॉस्पिटल, या कॉन्वेंट सिटीजन स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, या कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप, साई मंदिर समिति ट्रस्ट, किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को व्यक्तिगत खाते में, पर्सनल अकाउंट में डाला गया है। ठीक है। बोलने का मतलब जो खाता, जो अकाउंट
व्यक्ति और संस्था से संबंधित हो, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन से, वो व्यक्तिगत खाते में आता है, पर्सनल अकाउंट में। इतना ही नहीं, पूंजी, कैपिटल, व्यापारी, बिजनेसमैन जो बिजनेस में लगाता है उसे भी इसमें रखा गया है। और ड्राइंग, आहरण जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकालता है। मैंने इन दोनों की मीनिंग आपको बताया है पिछले वीडियो में। बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस में डाला गया पैसा कैपिटल कहलाता है, और बिजनेस के मालिक द्वारा अपने ही बिजनेस से खुद के यूज के लिए निकाला गया पैसा या माल ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, इन्हें भी व्यक्तिगत खाते में, पर्सनल अकाउंट में डाला गया है, क्योंकि इनका संबंध भी बिजनेस के मालिक से, एक व्यक्ति विशेष से, एक पर्सन से होता है। कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस का मालिक। विड्रॉ कौन करता है? माल या पैसे कौन निकालता है? ड्राइंग कौन करता है? बिजनेस का मालिक। यानी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, उन सब लोगों को, उन सारे पर्सन्स को, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे किसी संस्था से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से, वो व्यक्तिगत खाते में आते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और यहां नियम क्या बोलता है? पाने वाला व्यक्ति, रिसीवर पर्सन को डेबिट करना पड़ेगा, और देने वाला व्यक्ति, गिवर पर्सन को क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे राम, ठीक है, राम मुझसे कुछ पा रहा है, राम रिसीवर, मतलब राम पाने वाला है, राम को मेरी तरफ से कुछ मिल रहा है, तो मैं राम को डेबिट करूंगा। और राम मुझे कुछ दे रहा है, राम देने वाला है, गिवर है, तो मैं राम को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, राम को पैसे दिए तो राम पैसा पाने वाला है, राम रिसीवर है, उसको डेबिट करो। और राम ने पैसे हमें दिए या हमने राम से लिए, तो राम पैसा देने वाला है, तो राम को क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, ये मैं रूल बता रहा हूं, मेन रूल आपको। यानी अगर आपका व्यवहार, आपका ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति से हो रहा है, किसी पर्सन से हो रहा है, तो यहां ये रूल अप्लाई होगा। वो व्यक्ति, वो पर्सन अगर आपसे पाने वाला है, आपसे उसको कुछ रिसीव हो रहा है, तो आप उसे डेबिट करोगे। और आपके लिए वो देने वाला है, यानी वो आपको कुछ दे रहा है, तो देने वाला, गिवर, उसको आप क्रेडिट करोगे। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब व्यक्ति है, पर्सन, और ये हमारी तरफ से कुछ पाते हैं, रिसीव करते हैं, तो उन्हें हम डेबिट करेंगे। और ये हमें कुछ देते हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये इसका नियम है, ये इसका रूल है। दूसरा अकाउंट होता है वस्तुगत खाता, संपत्ति का खाता, रियल अकाउंट। इसमें आपके व्यापार जगत की, बिजनेस की सारी चीजें, सारी संपत्तियां, सारी असेट, सारी वस्तुएं आ जाती हैं। जैसे फर्नीचर, मशीन, कैश यानी पैसा, बैंक में जमा किया हुआ पैसा, स्टॉक, दुकान में पड़ा हुआ माल, गुड्स जो माल आपके पास रखा हुआ है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, सारी चीजें, चेयर, टेबल, पंखा, फैन वगैरह, सारी चीजें जो आपके व्यापार जगत में हैं, वो सब इस अकाउंट में आती है। और इसका रूल क्या है? व्हाट कम्स इन, अगर वस्तुएं आ रही है तो आप उसे डेबिट करोगे, एंड व्हाट गोज आउट, वस्तुएं जा रही तो आप उसे क्रेडिट करोगे। यानी अगर आपका व्यवहार, आपका ट्रांजैक्शन फर्नीचर से रिलेटेड है, और आपको लग रहा है कि फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो आप फर्नीचर को डेबिट करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि फर्नीचर जा रहा है, तो आप फर्नीचर को क्रेडिट करोगे। कैश, रुपया पैसा आ रहा है तो आप उसे डेबिट करोगे, तो कैश, रुपया पैसा जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट करोगे। यानी ये वस्तुओं से संबंधित खाता है, थिंग्स से रिलेटेड अकाउंट है। यहाँ सारी वस्तुएं आ जाएगी, सारी थिंग्स आ जाएगी जो आपके आसपास है, आपके बिजनेस में है। और ये सारी वस्तुएं, सारी थिंग्स, व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में आ रही है तो आप इन सबको डेबिट करोगे। एंड व्हाट गोज आउट, वस्तु जा रही है तो आप इसे क्रेडिट करोगे। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करो, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो। ठीक है। और तीसरा जो अकाउंट होता है, आय व्यय खाता होता है, नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। इसमें आपके बिजनेस के सारे खर्चे और सारी इनकम आती है। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं? किराया, रेंट, हो सकता है आपको देना पड़े, या हो सकता है आपको किसी से मिले, डिस्काउंट, बट्टा, छूट, हो सकता है आपको कस्टमर को देना पड़े, या हो सकता है आपने जिससे माल खरीदा उससे आपको मिले।
वेजेस मजदूरी, सैलरी वेतन, कैरिजेस गाड़ी भाड़ा, इंटरेस्ट ब्याज, बिजनेस के सारे खर्चे और सारे फायदे इस अकाउंट में आते हैं। और इसका नियम है एक्सपेंसेस यानी खर्चा, लॉसेस यानी नुकसान अगर हो रहा है, व्यय और हानि, तो आप उसे डेबिट करोगे, और इनकम यानी आपकी आय, और प्रॉफिट यानी आपका फायदा अगर हो रहा है, आय और लाभ, तो आप उसे क्रेडिट करोगे। यानी आपको नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो आप इन सबको डेबिट करोगे। यानी ये सारी चीजें नुकसान बनकर या खर्चा बन के आए तो ये डेबिट होगी, और ये सारी चीजें फायदा बनकर और लॉस, फायदा बनकर और इनकम बनकर आए तो ये सारी चीजें क्रेडिट होगी। ठीक है, मैं एक बार शॉर्टकट में समझाता हूं। जितने भी व्यक्ति है, जितने भी पर्सन है, वो सब व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट में आएंगे, और वो व्यक्ति, वो पर्सन अगर हमसे पाने वाला है, हमसे उसे कुछ रिसीव हो रहा है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, और वो हमें कुछ देने वाला है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सारी वस्तुएं, सारी थिंग्स हमारे बिजनेस की वस्तुगत खाते में, रियल अकाउंट में आती है। फर्नीचर, मशीन, कैश, बैंक, स्टॉक, गुड्स, कंप्यूटर, और ये सारी चीजें अगर हमारे पास आ रही है तो हम इन सबको डेबिट करेंगे, और ये सारी चीजें अगर हमारे पास से जा रही है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और किराया, रेंट, डिस्काउंट, भत्ता, वेजेस, मजदूरी, सैलरी, वेतन, कैरिजेस, गाड़ी भाड़ा, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे और सारे नुकसान और खर्चे हैं। अगर ये सब नुकसान है या खर्चा बन के आ रहे तो हम इसे डेबिट करेंगे, और अगर ये सारे फायदे बनकर या इनकम बन के आ रहे तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।